second mechanism, that is the Benzene mechanism. So what is benzene? Benzene mechanism is usually followed by aryl halides. It sometimes doesn't really need an activating group. The nucleophile, the incoming nucleophile, does not necessarily attach to the carbon on which the halogen was attached. It's slightly different. The first step में क्या होगा? This happens in the presence of a base. तो आपके पास ये हैलोजन है, ठीक है, और इसको आप रिएक्ट कराते हैं विद अ बेस. तो बेस क्या करेगा? बेस की प्रॉपर्टी क्या है कि वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है, ठीक है. सो दिस बेस विल एब्स्ट्रैक्ट अ प्रोटॉन. अब कौन सा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा? जाहिर है जो X के करीब वाला प्रोटॉन होगा वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा. सो इट हैज टू प्रोटॉन्स क्लोज टू इट ऑन द ऑर्थो पोजीशन. दोनों पोजीशंस जो हैं वो इक्वली अवेलेबल हैं फॉर बीइंग एब्स्ट्रैक्टेड, या दोनों हाइड्रोजन्स अवेलेबल हैं फॉर बीइंग एब्स्ट्रैक्टेड बाय द बेस. तो बेस क्या करेगा कि यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा. हाइड्रोजन विल लीव इन द फॉर्म ऑफ H+, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, दे विल बी शिफ्टेड बिटवीन दीज टू कार्बन एटम्स, एंड एज अ रिजल्ट दिस X ग्रुप लीव्स, ठीक है. तो X जो है वो निकला इन द फॉर्म ऑफ एन एनाइन. BH बना, जो बेस था उसने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, एंड वी हैव अ बेंजाइन इंटरमीडिएट. अब बेंजाइन इंटरमीडिएट का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा वियर्ड सा लगता है. वियर्ड इसलिए लगता है कि यूजुअली हम कहते हैं कि जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसकी जियोमेट्री कुछ और होती है, इस तरह से नहीं होती. बट इसको डिटेल में इसका स्ट्रक्चर या इसकी स्टेबिलिटी या इसके और जो एस्पेक्ट्स हैं इस मैकेनिज्म के, वो फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट फॉर नाउ आपको जस्ट मैकेनिज्म्स बताने थे कि कौन कौन से न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में पॉसिबल हैं. सो बेंजाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, ठीक है. इट्स हाईली अनस्टेबल, इट हैज नेवर बीन आइसोलेटेड, ठीक है. इसको आइसोलेट नहीं कर सकते. हाँ, इसको स्पेशल कंडीशन में आइसोलेट कर सकते हैं, इनफैक्ट स्टडी भी कर सकते हैं, इसके रिएक्शन भी करवा सकते हैं, ठीक है. तो अंडर नॉर्मल कंडीशन इट्स हाईली अनस्टेबल. जो BH है, जाहिर है उसने प्रोटॉन लिया हुआ है, तो वो क्या करेगा कि चूंकि इलेक्ट्रॉन रिच है B, और इस यहाँ से ये अटैक करेगा इस कार्बन पे या इस कार्बन पे, दोनों में से किसी कार्बन पे भी अटैक कर सकता है. ये वही पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा था कि दिस न्यूक्लियोफाइल या ये जो बेस है, विच इज नाउ एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, इट डज नॉट नेसेसरीली हैव टू अटैच एट द सेम पोजीशन टू विच X वाज अटैच्ड. तो अगर आप एज्यूम करें कि यहाँ से X निकला था, ठीक है, तो ये बेस या ये जो न्यूक्लियोफाइल है अब ये इधर अटैक कर रहा है. जब ये यहाँ अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ शिफ्ट करेगा. इलेक्ट्रॉन्स जब इस तरफ शिफ्ट होंगे तो नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, और वो नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, यहाँ से H लेके इसको B फॉर्म में छोड़ देंगे. सो दैट न्यूक्लियोफाइल व्हिच इनिशियली केम एज अ बेस, नाउ एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, इज अटैच्ड हियर. तो अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो इट्स अ मोनो substituted benzene ring when X was attached. It's a monosubstituted benzene ring when B is attached. So you cannot differentiate कि ये B जो है ये किस पोजीशन पे अटैच हुआ. इसी X वाली पोजीशन पे अटैच हुआ जो इनिशियली X जहाँ पर अटैच था, या उसके साथ एडजेसेंट पोजीशन पे ये अटैच हुआ. तो दोनों साइड से ये अटैक कर सकते हैं क्योंकि इक्वली अवेलेबल है. बट of course the final product is this substituted product in which X has been replaced by this nucleophile, ठीक है. अब ये कैसे पता चलेगा कि ये उसी पोजीशन पे अटैच हुआ है या किसी और पोजीशन पे अटैच हुआ है? तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है. फॉर एग्जांपल आपके पास ये बेंजीन है और इस पे कोई X ग्रुप लगा हुआ है. तो हम क्या करते हैं कि लेबलिंग करते हैं, आइसोटोपिक लेबलिंग कर लेते हैं. आइसोटोपिक लेबलिंग शायद आपने नाम सुना हो कि बाज़ जो एलिमेंट्स हैं उनके आइसोटोप्स जो हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं. तो कार्बन का भी, और जब लेबलिंग करते हैं
तो फॉर एग्जांपल दिस कार्बन इज लेबल्ड इज कार्बन 14, ठीक है। और फिर जब ये मैकेनिज्म फॉलो होगा तो आपके पास जो बेंजाइन इंटरमीडिएट बनेगा, फॉर एग्जांपल ये बेंजाइन है और इसको हमने लेबल किया हुआ है, ठीक है। चलिए इसी पे कर लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ये जो कार्बन है इसको हमने इसकी आइसोटोपिक लेबलिंग की हुई है जस्ट टू नो कि ये बी कहाँ पर अटैच होता है। तो आपके पास बेंजाइन इंटरमीडिएट बना जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है ये लेबल्ड है। अब जब इसने रिएक्शन किया सो मैकेनिज्म में हम रिएक्शन या अटैक जो है वो शो करा रहे हैं इस कार्बन पे। एक्चुअली आपका जो लेबल्ड कार्बन है वो तो ये वाला है, तो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आपके पास ये बनेगी। तो अब आपको पता है कि आपका लेबल्ड कार्बन कौन सा था। लेबल्ड कार्बन इप्सो कार्बन था, वो कार्बन जिसपे एक्स अटैच था, दैट वाज योर लेबल्ड कार्बन, वो कार्बन 14 था। लेकिन जो बी अटैच हुआ है या जो न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हुआ है दैट इज अटैच्ड टू अ पोजीशन नेक्स्ट टू द लेबल्ड कार्बन, व्हिच मींस कि ये एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे अटैच नहीं हुआ। या अगर हम यहाँ से अटैक शो करें इस पोजीशन पे तो फिर जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगी, जैसे ये प्रोडक्ट बनेगी, तो उसमें जो बी होगा दैट विल बी अटैच्ड टू द लेबल्ड कार्बन। सो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है दैट मे और मे नॉट अटैच टू द सेम पोजीशन फ्रॉम व्हिच द हैलोजन हैज लेफ्ट। लेकिन अगर मल्टी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग हो, जैसे इसमें तो कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है सिर्फ एक्स है, तो जाहिर है उसमें फिर जो डायरेक्शन है बेंजाइन पे अटैक की वो डिफरेंट हो सकती है। So there are different factors which we will discuss later on in detail. बेंजाइन मैकेनिज्म में जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि you don't need an activating group, आपको एक्टिवेटिंग ग्रुप की जरूरत नहीं पड़ती। So you don't see any electron withdrawing group here except for the chlorine that is acting as a leaving group. This is an example of benzene mechanism or a reaction that goes through benzene mechanism. So we have chlorobenzene and that is reacted with amide anide, सोडियम एमाइड या सोडामाइड जिसको कहते हैं। आप सोडियम लगा दें इसके साथ ऐसे तो ये सोडामाइड आयन जो है इट इज एक्टिंग एज अ बेस हेयर इन लिक्विड अमोनिया। तो जो प्रोडक्ट है दैट इज एनिलीन। इसका मतलब है कि NH2 ने क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया है, क्लोराइड आयन को रिप्लेस कर दिया है। इसमें जो इंटरेस्टिंग बात मैंने आपको बताई वो ये थी कि जो incoming nucleophile है that does not necessarily have to attach to this ipso carbon, ठीक है, ये इसके साथ एडजेसेंट कार्बन पे भी अटैच हो सकता है। लेकिन आपके पास अगर सब्स्टिट्यूटेड मॉलिक्यूल मौजूद हो, सब्स्टिट्यूटेड मतलब कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड ना हो, डाई सब्स्टिट्यूटेड हो या ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हो। क्लोरीन अगर अकेले है तो इसके दोनों जो पोजीशंस हैं, फॉर एग्जांपल ये पोजीशन है और ये पोजीशन है, ये दोनों अवेलेबल हैं। तो दोनों से प्रोटॉन ये निकाल के बेंजाइन इंटरमीडिएट बनाएगा और क्लोरीन को रिमूव करके NH2 अटैच हो जाएगा। तो NH2 डायरेक्टली यहाँ अटैच होता है या इन दो हाइड्रोजन्स की जगह अटैच होता है, इट विल गिव यू द सेम प्रोडक्ट। हम मैकेनिज्म के रेफरेंस से तो कह सकते हैं कि ये इप्सो कार्बन पे अटैच हुआ है या ऑर्थो पोजीशन पे, लेकिन इट्स अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, so you cannot differentiate unless and until कि आप उसको लेबल करें, जो अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपके पास एक डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग हो, फॉर एग्जांपल ये आपके पास रिंग है, तो इसमें आप देखें तो मेथल ग्रुप है और यहाँ पर इसके ऑर्थो पोजीशन पे आपके पास ब्रोमीन है। तो अब ब्रोमीन के दोनों साइड्स अवेलेबल नहीं है फॉर रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये जो साइड है जिसपे CH3 अटैच है इस पे तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, सो नो हाइड्रोजन कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस साइड, सो यू हैव ओनली वन पोजीशन हियर या वन हाइड्रोजन जो कि ये बेस एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा और ब्रोमीन निकलेगी, बेंजाइन इंटरमीडिएट बनेगा। अब जो न्यूक्लियोफाइल आएगा और उस बेंजाइन इंटरमीडिएट पे अटैच होगा
तो वो कहाँ पर अटैच होगा? क्या वो इस इप्सो कार्बन पे अटैच होगा जिस पे ब्रोमीन लगा था शुरू में, जैसे ये है, ये प्रोडक्ट बनेगी, या फिर ये इस वाले जिसका ऑर्थो पोजीशन है ब्रोमीन के साथ, तो इस पे अटैच होगा और ये प्रोडक्ट बनेगा। नाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द टू प्रोडक्ट्स। क्यों? क्योंकि ये ऑर्थो मेथल एनिलीन है और ये मेटा पोजीशन पे है। मेथल और NH2 ग्रुप दोनों मेटा पोजीशन पे हैं, यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे है। यहाँ चूंकि मोनो सब्स्टिट्यूटेड था तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। हाँ, मैकेनिज्म को देख के आप बता सकते हैं अगर आप लेबलिंग करें कि कहाँ पर अटैचमेंट हुई है, बट ओवरऑल प्रोडक्ट में आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ चूंकि डाई सब्स्टिट्यूशन है तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों ऑर्थो पे भी हैं और मेटा पे भी हैं। तो आपके पास एक ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग थी जिससे आपने दो प्रोडक्ट्स बनाए, ठीक है, और ये दोनों प्रोडक्ट्स तकरीबन 50-50 रेशियो में बन सकते हैं। सो अगेन द सेम पॉइंट के जो न्यूक्लियोफाइल है, इट डज नॉट नेसेसरीली हैव टू अटैच टू दिस कार्बन फ्रॉम व्हिच द लीविंग ग्रुप लीव्स। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ये वाली, इसमें कैसे डिफरेंशिएट करें? जैसे मैंने आपको कहा कि आप लेबलिंग कर सकते हैं। तो अगर हम ये जो इप्सो कार्बन है इसको लेबल करें, ठीक है, लेबलिंग के लिए हम जो एस्टेरिक यूज करते हैं, इसका मतलब है कि ये जो कार्बन है बेंजीन का, दैट हैज टू बी कार्बन 14 जो कि रेडियो एक्टिव है। तो लेबलिंग हमेशा हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप से ही करते हैं। और इसको हम रिएक्ट कराएं विद सोडोमाइड। तो सोडोमाइड एज अ बेस यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड ये CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होंगे और क्लोरीन निकलेगा, तो बेंजाइन इंटरमीडिएट बनेगा। नाउ बेंजाइन इंटरमीडिएट इन दिस केस इज यू कैन से इट्स सिमेट्रिकल, ठीक है, अनलेस आपने इसको लेबल किया हो। सो इट इज लेबल्ड, तो उस रेफरेंस से तो सिमेट्रिकल नहीं है, बट वैसे तो सारे कार्बन है और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ। So these NH2 groups can attack any of these two sides. So if the NH2 group attacks this position, that is the ortho position with reference to the chlorine initially, तो ये जाके यहाँ अटैक करेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स द लेबल्ड कार्बन और उस पे कार्बेनाइन जनरेट होगा। NH2 यहाँ पर लग गया और ये कार्बेनाइन यहाँ पर लग गया। अब आपके पास चूंकि सोल्यूशन में अमोनिया मौजूद है, तो वो अमोनिया क्या करेगा, जो यहाँ पर बना था NH2 ने जब प्रोटॉन लिया था, उससे ये कार्बेनाइन प्रोटॉन लेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स वापस NH2 नेगेटिव आयन या एमाइड एनायन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास H लग जाएगा, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट है दैट इज एनिलीन। लेकिन अगर आपके पास जो अटैचमेंट है वो उसी कार्बन पे है जिस पे क्लोरीन अटैच था या जो लेबल्ड है, तो फिर आपके पास NH2 यहाँ जनरेट होगा, अटैच होगा, और ये जो बेंजाइन का ट्रिपल बॉन्ड है ये इस तरफ शिफ्ट हो जाके जो इसका ऑर्थो पोजीशन है वहां पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, दैट विल एब्स्ट्रैक्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम अमोनिया फॉर्मिंग एमाइड एनाइन अगेन, और जो प्रोडक्ट है दैट विल बी एनिलीन। तो दोनों केसेस में आपके पास एनिलीन बनी है। लेकिन दोनों चूंकि डिफरेंट है, बिकॉज वी हैव लेबल्ड द कार्बन एटम्स, वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द टू प्रोडक्ट्स। दिस प्रोडक्ट इज नोन एज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि डायरेक्ट उसी कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन हुई है जिस पे लिविंग ग्रुप अटैच था, एंड अगर इसके ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच हुआ है तो इसको हम साइन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है, कि ये एडजेसेंट पोजीशन पे अटैचमेंट हुई है। इसी तरह से अगर हम ये एग्जांपल देखें जो अभी मैंने आपको बताई, तो इसमें चूंकि आप वैसे ही बगैर लेबलिंग के डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो दिस वन इज द डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट एंड दिस इज द साइन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। यहाँ पर डायरेक्ट उसी जगह पर अटैचमेंट हुई है जहाँ ब्रोमीन अटैच था, और यहाँ पर इसके ऑर्थो पोजीशन पे अटैचमेंट हुई है। जो बेंजाइन मैकेनिज्म है इसको हम एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं, या एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म भी कह सकते हैं। एलिमिनेशन एडिशन का मतलब क्या है, क्योंकि इसमें दो प्रोसेसेस हो रहे हैं, एलिमिनेशन हो रही है और फिर एंड में एडिशन हो रही है।
Okay, so let's see a few facts about benzene intermediate. ये चूंकि थोड़ा सा weird type है, weird इसलिए है कि बेंजीन रिंग है और रिंग के अंदर ट्रिपल बॉन्ड का होना इतना कन्वीनियंट नहीं है या फिजिबल नहीं है, लेकिन फिर कैसे है? ठीक है, तो ये एक अनऑर्थोडॉक्स इंटरमीडिएट है। बेंजीन चूंकि अनऑर्थोडॉक्स है, इट्स हाईली अनस्टेबल। और हाईली अनस्टेबल ये क्यों है? वो इसलिए है कि एक तो हमारे पास रिंग के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड आपको पता है कि यूजुअली हमारे पास जो अल्काइंस है उसमें होते हैं और वहां पर जियोमेट्री जो है वो लीनियर होती है, लेकिन रिंग के अंदर तो आप लीनियर ज्योमेट्री नहीं बना सकते या 180 डिग्री बॉन्ड एंगल नहीं बना सकते। तो ये दिस इज लेस देन 180। ठीक है, अभी मैंने थर्ड बॉन्ड बनाया तो नहीं है, लेकिन दिस इज लेस देन 180 डिग्रीज एंड दैट इज व्हाई इट इज हाईली अनस्टेबल। ठीक है, अब ये अनस्टेबल है क्यों? वो इसलिए है कि अगर आप इस रिंग की जियोमेट्री को देखें या इस कार्बन की और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन और इसके इर्द गिर्द जो जियोमेट्री है उसको एनालाइज करें, तो आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर जो एक और ऑर्बिटल है उसकी ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से है, और इस कार्बन पे जो एक और ऑर्बिटल है उसकी ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से है। ठीक है, आपको पता है कि जब भी पाई बॉन्ड बनता है, चाहे वो डबल बॉन्ड में हो या ट्रिपल बॉन्ड में हो, all the orbitals need to be parallel to each other for effective overlap. लेकिन because of the overall geometry of this ring, ये जो orbitals हैं ये exactly एक दूसरे के साथ parallel नहीं हैं, so they may overlap but this overlap is very weak. इसका मतलब है इनके दरमियान जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसके चांसेस बहुत कम है, ऑल्दो होता तो है, इट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूवन, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। राइट, तो इसीलिए ये हाईली अनस्टेबल होता है। और जैसे मैंने कहा कि जो ट्रिपल बॉन्ड है इसकी जियोमेट्री भी डिस्टॉर्टेड होती है, सो इट्स नॉट लीनियर, इट्स अ डिस्टॉर्टेड ट्रिपल बॉन्ड एंड दैट अगेन मेक्स इट हाईली अनस्टेबल। इसके कुछ आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो हैं वो भी बुक्स में शायद आपको मिल जाए, तो इस पे ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। दिस इज, तो अगर आपके पास ये बेंजाइन इंटरमीडिएट है और इसका मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो ये कुछ इस तरह से होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आएंगे। ठीक है, तो अब फाइनली हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ पर क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड था तो ये डबल बॉन्ड रह गया। ठीक है, और इसका एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ भी डबल बॉन्ड बनेगा, और ये डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो गया, और ये यहाँ पर है ये डबल बॉन्ड हो गया और ये भी डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो तीन है इसको मैं दोबारा बना रहा हूँ, इसको यूं बना रहा हूँ, आई डोंट लाइक इट। तो यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, और यहाँ भी डबल बॉन्ड है, और यहाँ भी डबल बॉन्ड। तो ये जो तीन डबल बॉन्ड्स हैं इनके दरमियान कॉन्जुगेशन, मतलब वो जो अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड सिस्टम है वो मौजूद नहीं है। इसको हम क्यूमुलिन्स कहते हैं, क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स या क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड्स आपने सुना होगा, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड सुना होगा, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स। तो क्यूमुलेटेड एलीन्स जो है दैट इज एन एग्जांपल, जिसमें हर कार्बन जो है वो उस पर डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि ये भी डबल बॉन्डेड है इस कार्बन के साथ, ये जो है इसके साथ डबल बॉन्डेड है, ये इसके साथ। तो ये एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका को मिल सकता है, या फिर आपको एक और तरह का इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी मिल सकता है, एंड दैट इज द डायरेडिकल फॉर्म। जैसे बेंजाइन यहाँ पर था ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पर एक रेडिकल मतलब एक इलेक्ट्रॉन हो और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हो, तो ये जिन ऑर्बिटल्स में है इसका मतलब है कि ये ओवरलैप नहीं हो रहे एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो जाहिर है फिर अलग अलग ऑर्बिटल्स में है एक एक इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए डायरेडिकल इंटरमीडिएट या डायरेडिकल फॉर्म में भी ये शो कर सकते हैं। लेकिन दिस हैज बीन एक्सपेरिमेंटली प्रूवन, और चूंकि हाईली अनस्टेबल है तो इसलिए हाईली रिएक्टिव भी है, तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी से आके इसके साथ रिएक्ट कर सकता है। ये इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं कि they cannot be isolated.
ठीक है, इनको आप आइसोलेट नहीं कर सकते। जैसे और तरह के इंटरमीडिएट्स हैं, लाइक कार्बेनाइन है, कार्बोकेटाइन है, या रेडिकल्स हैं, तो अगर वो काफ़ी स्टेबल हो, जैसे आपके पास टर्शरी कार्बोकेटाइन हो, या आपके पास टर्शरी तो खैर इतना नहीं है, लेकिन आपके पास कोई ऐसा कार्बोकेटाइन हो या रेडिकल हो जिसके आसपास कोई डबल बॉन्ड्स या बेंजीन रिंग्स अटैच हो, तो उनको आप आइसोलेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये सिचुएशन हो, ठीक है, यहाँ फिनाइल रिंग लगी हुई है, यहाँ भी फिनाइल रिंग है, और यहाँ भी फिनाइल रिंग है, और बीच में जो कार्बन है इस पे कोई रेडिकल हो या कार्बोकेटाइन हो, तो ये तीनों साइड से डबल बॉन्ड के साथ चूंकि कॉन्जुगेशन में है, और डबल बॉन्ड्स भी फिनाइल रिंग वाले, तो ये काफी स्टेबलाइज्ड होते हैं। तो इस तरह के इंटरमीडिएट्स को भी आप आइसोलेट कर सकते हैं, लेकिन बेंजाइन चूंकि हाईली अनस्टेबल है, इसको अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन आप आइसोलेट नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आर्गन मैट्रिक्स में या आर्गन के जो एनवायरनमेंट है उसमें इट हैज बीन आइसोलेटेड। लेकिन इंटरमीडिएट्स को स्टडी करने के दो तरीके हैं, या तो आप इनको आइसोलेट कर लें या फिर इनको ट्रैप कर लें। सो बेंजाइन कैन बी ट्रैप्ड एज वेल। अगर आपको पता है कि आपका जो इंटरमीडिएट है वो इंतहाई अनस्टेबल है और काफी रिएक्टिव है, यू कैन नॉट आइसोलेट इट, तो आप इसको ट्रैप कर लें। और ट्रैप कैसे कर सकते हैं? बाय डील-ज़ेल्डर रिएक्शन। डील-ज़ेल्डर रिएक्शन आप जानते होंगे, इट्स अ रिएक्शन बिटवीन अ डाइन एंड अ डाइनोफाइल। तो आपके पास एक डाइन होगा 1,3-ब्यूटाडाइन जैसे है, और एक डाइनोफाइल होगा। डाइनोफाइल का मतलब है कि ये डाइन के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये एक 6 मेंबर्ड रिंग बनाते हैं। जैसे इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो ये एक साइक्लोहेक्सीन रिंग बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से। जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पर आएगा इस केस में, ठीक है। तो ये साइक्लोहेक्सीन रिंग। अब बेंजाइन इंटरमीडिएट को आप कैसे कर सकते हैं ट्रैप? तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये बेंजाइन है एंड यू टेक इट एज अ डाइनोफाइल, ये है और ये है, ठीक है, इसको आप एज अ डाइनोफाइल ले लें और इसको किसी डाइन के साथ आप रिएक्ट कराएं। फॉर एग्जांपल ये डाइन हो आपके पास, यहाँ ऑक्सीजन लगा लें और यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड लगा लें, फ्यूरेन के साथ आप इसका रिएक्शन करवा लें। तो ये आपका एक तरह से डाइन बन गया, और ये डाइनोफाइल। तो ये यहाँ पर इसके साथ यहाँ बॉन्ड बनाएगा, ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये जो है ये यहाँ पर शिफ्ट होगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, जिसके बीच में एक ऑक्सीजन ब्रिज होगा, ठीक है। आप 2 रिंग्स बनाएं, एक बेंजीन रिंग बनाएं और एक साइक्लोहेक्सेन रिंग, बल्कि साइक्लोहेक्सीन रिंग इस तरह से बनाएं, और बीच में साइक्लोहेक्सीन रिंग के इस तरह से आप ये ऑक्सीजन ब्रिज लगा दें, ठीक है। तो ये आपका इसमें असल में प्रोडक्ट बनेगा। तो अब ये जो प्रोडक्ट है, you have actually trapped the benzyne। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने बेंजाइन को यूज करना है, एकदम से यूज नहीं करना, बाद में यूज करना है, किसी और मकसद के लिए यूज करना है, आप इसको ट्रैप कर लें इस तरह से डील-ज़ेल्डर रिएक्शन के जरिए। ये इसमें बेंजाइन मौजूद है अंदर, लेकिन कैसे मौजूद है? जब इस डील-ज़ेल्डर रिएक्शन को आप रिवर्स में लेके जाएंगे, रेट्रो डील-ज़ेल्डर रिएक्शन करेंगे, तो रेट्रो डील-ज़ेल्डर रिएक्शन में क्या होगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये वापस इन 2 प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्यूरेन और बेंजाइन वापस बनेगा। तो अगर किसी और रिएक्शन में आपने बेंजाइन यूज करना है, वहां रेट्रो डील-ज़ेल्डर रिएक्शन करके बेंजाइन को रिलीज करें, एंड दैट विल गो एंड react with your desired intermediate. So these were some facts about the nucleophilic aromatic substitution reactions, and we will discuss the next topic later on.